अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के रेफरेंस से कॉलर के एरिया पे हमने थोड़ी सी बात की थी, थोड़ी ही क्या पूरी कर ली थी। लास्ट लेक्चर में हमने कॉलर के कॉन्सेप्ट को समझा। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह हम कैप को फ्लोर से मिला के बोरोर्स का कॉलर बनाते हैं, किस तरह हम फ्लोर को कैप से मिला के डिपॉजिटर्स का कॉलर बनाते हैं। वो मैकेनिज्म सारा मैंने आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया और मैंने आपको इलस्ट्रेशन जो है बोरोर की ले ली थी। बोरोर की इलस्ट्रेशन मैंने इसलिए सिलेक्ट कर ली कि हम जो क्वेश्चन करने लगे हैं वो डिपॉजिटर का है, ठीक है। तो बाकी आई होप कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी। बड़ा बेसिक सा मैकेनिज्म था। सिर्फ उसमें जो कैच है वो कैप और फ्लोर में हाई लो का है, और हाई लो के लिए इंटरेस्ट रेट को देखना है, प्राइस को नहीं देखना। हमें ये जो क्वेश्चन आया, ये बिल्कुल क्योंकि फर्स्ट टाइम कॉलर की पेरेंट्स थी, इसमें चीजों को सिंपल रखा गया कि एक ही प्राइस दी गई थी हमें, मतलब हाई और लो की टेंशन से आजाद रखा गया था। लेकिन मैंने आपको हाई और लो का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि अगर आपको दो प्राइसेस दी जाए कि भाई कॉलर बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलर बनाते हुए कैप हमेशा ऊपर और फ्लोर हमेशा नीचे ही रखना है आपने, ये ध्यान में रखिएगा। तो अच्छा जी, करते हैं ये सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये विंटर 25 का क्वेश्चन 3 है, जिसका पास रेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बहुत अच्छा रहा नहीं। नॉर्मली रिस्क मैनेजमेंट एरिया के जो क्वेश्चन का पास रेट होता है वो टॉप ऑफ द लाइन होता है। क्वेश्चन के जो बेस्ट टॉप रेट्स होते हैं उनमें पास रेट्स जो होते हैं उनमें से होता है, लेकिन ये क्वेश्चन संभव इतना अच्छा पास रेट नहीं ले पाया। उसकी वजह मुझे सिर्फ यही समझ आती है कि स्टूडेंट के सामने कोई नई चीज आए पैनिक हो जाते हैं। कॉलर शायद नया टूल आया, इससे पहले मेरी मेमोरी थोड़ी कमजोर है, मुझे लगता है नहीं आया हुआ शायद, तो नया टूल आया तो बच्चे उसमें खो गए। लेकिन मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को ओवरव्यू देते हुए समझाया था कि भाई ये 15 नंबर का पहला पार्ट जो है ना, इस 15 नंबर के पहले पार्ट में से 5 नंबर कॉलर के हैं, 10 नंबर बाकी टूल्स के हैं। बाकी टूल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? FRA, फ्यूचर्स एंड ट्रेडेड ऑप्शन, 10 नंबर इन टूल्स के हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम सवाल पढ़ते हैं जी और फिर बात करते हैं। सवाल शुरू करते हैं रिक्वायरमेंट से। रिकमेंड विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। ये हाइंडसाइट, बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट होता है कि आपको बाद में आके पता लगे जी पहले बात की कहानी की और पहले की कहानी की, आपको बाद की चीजों को सामने रखते हुए मुझे माजी में ये फैसला करना चाहिए। तो बेनिफिट हाइंडसाइट मतलब आपको जब आप डिसीजन ले रहे हो फाइनल आउटकम, तब के रेट भी बता दिए जाएं। The hedging method that provides the highest effective rate of interest on dollar investment. डॉलर इन्वेस्टमेंट करनी है जी, कौन सा मेथड हमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है? तो कहानी शुरू होती है जी टुडे, डेट इज 31 दिसंबर 2025। मैच लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल, मैच लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल company based in Pakistan. The company is in the process of disposing of a property in the United States such that the board expects to receive $10 million in 2 months time on 1st March. 1 दिसंबर को बैठे हुए हो तो 31 दिसंबर को बैठे हुए हो तो जनवरी गुजरेगा, फरवरी गुजरेगा, 1 मार्च को आपको $10 मिलियन मिलने हैं। Rather than to convert this to PKR, the finance director has proposed that the company invests these funds for 6 months in a dollar deposit account with a AA bank. डॉलर को डिपॉजिट कर दो बैंक में. Some of these funds can then be used to settle $10 million liability due to be paid on 1 September 2026. तो आपने 6 महीने के लिए डिपॉजिट कर देने हैं और 1 सितंबर 6 महीने बाद आपको जब पैसे मिलेंगे तो उसमें से अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10 मिलियन वो आपने डॉलर लायबिलिटी की सेटलमेंट में दे देने हैं in connection with a separate acquisition. The finance director is concerned that the interest rate in US will fall in the near future and this will reduce the interest earned on deposit. अब ध्यान में रखिएगा, हम 31 दिसंबर में बैठे हुए, हमने डिपॉजिट करना है 1 मार्च को और डिपॉजिट करना है 6 महीने के लिए. 2 महीने बाद 6 महीने के लिए डिपॉजिट करना है और हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क कितने अरसे के लिए है? सिर्फ 2 महीने के लिए, जब तक हम डिपॉजिट करते नहीं है. जब हम डिपॉजिट कर देते हैं तो एग्रीमेंट साइन हो जाता है, डिपॉजिट का रेट लॉक हो जाता है फॉर द 6 मंथ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, ठीक है. 2 महीने के लिए हमें हेजिंग करनी है फॉर 6 मंथ डिपॉजिट. अच्छा जी, आगे चलते हैं. फाइनेंस डायरेक्टर वुड लाइक यू टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन द इन्वेस्टमेंट कैन हेज यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक्स: FRA, फ्यूचर्स, ट्रेडेड ऑप्शन एंड कॉलर यूजिंग ट्रेडेड ऑप्शन. डाटा हमें गिवन है जी, यूएस से सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ये लाइबोर काइबोर के इक्विवेलेंट SOFR 5%,
डिपॉजिट विद डबल ए बैंक, डिपॉजिट करती है कंपनी SOFR -0.5 पे, और बोरिंग रेट विद डबल ए, किसी डबल ए बैंक से बोरो करोगे तो वो SOFR प्लस 1.5 पे मिलेगा लोन। डॉलर FRA कॉन्ट्रैक्ट जो अवेलेबल है 246, 248 अवेलेबल है। जैसे मैंने कहानी आपको सुना दी कि हमारे लिए रेलिवेंट है 228, क्योंकि 2 महीने बाद फॉर 6 मंथ हमें लेना है और हमने डिपॉजिट करना है, तो रेलिवेंट रेट हमारा है 4.8। ये FRA की कहानी यहां से लॉक कर ली हमने। मार्च डेटेड फ्यूचर, $5 लाख का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और 3 महीने उसका स्टैंडर्डाइज पीरियड, और हमारा डिपॉजिट है 6 महीने का, एक्चुअल मैच्योरिटी 6 मंथ है। एनीवेज ये उसकी प्राइस है जी 94.7। मार्च डेटेड ट्रेडेड ऑप्शन $5 लाख फॉर 3 मंथ, क्योंकि ट्रेडेड ऑप्शन मैंने आपको बताया हुआ ये भी ऑन फ्यूचर्स होते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइज और मैच्योरिटी इनकी वही है जो फ्यूचर वाली है। ठीक है, इसने यहां पे वर्ड लिखा नहीं ट्रेडेड ऑप्शंस ऑन फ्यूचर, बट इट इज अंडरस्टूड ट्रेडेड ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स ही होती हैं। स्ट्राइक प्राइस 95, प्राइस भी देख लो ना, वही फ्यूचर वाला मैकेनिज्म में प्राइस गिवन है उसी एक्सप्रेशन में, और ऑप्शन प्रीमियम कॉल और पुट दोनों की दी गई हैं। 1 मार्च अज्यूम फॉर कैलकुलेशन, 2 महीने बाद क्या होने वाला है, यूएसए का जो SOFR है वो 4% पे आ जाएगा, पाकिस्तान का कायबर 11% पे चला जाएगा, और एक्सचेंज रेट रुपी डॉलर क्या होगा ये उसने बता दिया। अब हमें 4 हेज बनाने हैं। कौन कौन से 4 हेज? फॉरवर्ड, फ्यूचर, ट्रेड ऑप्शन, कॉलर यूजिंग ट्रेड ऑप्शन। तो जनाब जैसे हम करते थे कि आप सवाल को, वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल पढ़ लीजिए और मुझे ज्वाइन कीजिए स्प्रेडशीट पे आप डिस्कशन के लिए। लीजिए जी, स्प्रेडशीट पे आते हैं तो ये हमारा लेक्चर जो बन रहा है ना हमारी सीरीज का, फिलहाल ये 135 बन रहा है। ठीक है जी, 135 लेक्चर सीरीज वीडियो नंबर 135 होगी। ठीक है, जिसपे हम काम करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन है विंटर 2025 का, और ये इसका क्वेश्चन है 3। अच्छा जी, हमें जो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करने हैं उसमें सबसे पहला टूल है FRA। हम पहले पार्ट A को डिस्कस कर रहे हैं जी, और पार्ट A में हमने पहले बात करनी है FRA पे। ठीक हो गया जी, 4 टूल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले FRA की बात करेंगे, और FRA तो कंपनी का नाम क्या जी? मैच लिमिटेड। ML will enter into इंटरेस्ट रेट FRA, कौन सा वाला? 228 वाला। किस रेट वाला? 4.8 वाला। ठीक है जी, यही बात हुई थी ना हमारी, 4.8%। ये जी हमारा FRA हो गया, और FRA बेस रेट पे होता है, याद है ना। FRA कर लिया, इसके बाद कहानी होनी क्या है? इसके बाद कहानी होनी है कुछ इस तरह कि हमने यहां पे देखना है, जब 2 महीने बाद एक्चुअल डिपॉजिट का टाइम आएगा, एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम जो हमें मिलेगी वो होगी हमारी कितना? 10 मिलियन पे हमारा रेट लगेगा। हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कहां पे आ गया? हमें कहा गया जी SOFR आ गया 4% पे, तो 4%, और हम डिपॉजिट करते हैं 4% माइनस SOFR माइनस 0.5 पे। हम इस पे डिपॉजिट करेंगे जी फॉर 6 मंथ्स। ये जी हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम आएगी। इसको जरा यहां से कैलकुलेट करेगा, कंट्रोल C। जरा मेरा काम थोड़ा सुस्त हो जाएगा, मैं काफी दिनों बाद पढ़ा रहा हूं, तो मैं जरा हर बात सवाल नहीं कराया तो जरा सुस्त हो जाऊंगा मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जरा डियर कीजिएगा। आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी भाई। जब तक पढ़ा रहा था तब प्रैक्टिस कर रहा था, आजकल प्रैक्टिस नहीं कर रहा, कुछ दिनों बाद पढ़ाने बैठा हूं। अच्छा जी, ये हो गया 175। एक तो आगे इनकम, एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम। अब जरा ये FRA सेटलमेंट के ऊपर, FRA सेटलमेंट की इंटरेस्ट इनकम के लिहाज से देखिए किसने किसको पे करनी है। हमने 4.8% पे FRA लिया था, और बेस रेट आ गया 4% पे। इसका मतलब FRA सेटलमेंट हम रिसीव करेंगे। कितनी रिसीव करेंगे? यही 10 मिलियन के ऊपर हम रिसीव करेंगे FRA सेटलमेंट 4.8% माइनस 4%, और वो उसी तरह ही डिवाइड विद 12 इंटू 6 करके
लीजिए जी एफआरएस सेटलमेंट आ गई, तो यहां से हम ले लेते हैं हमारी टोटल इंटरेस्ट इनकम और इसका इफेक्टिव रेट निकालना हो, कंपैरिजन भी तो बाद में करना है ना, तो वो निकलता है जनाब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहां से दिस बाय 10 डिवाइड विद 6 into 2। ये क्या कर दिया? ओहो 2 नहीं 12 भाई। लीजिए जी ये हमारी इंटरेस्ट एफआरए की कहानी क्लोज हुई। ठीक है जी, एफआरए की कहानी क्लोज हुई। अब अगला टूल कौन सा हमारे पास? फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का टूल है हमारे पास। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हज सेटअप हम करते हैं जी, लोन डिपॉजिट है ना, तो बाय फ्यूचर से बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, और हमें जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट गिवन है वो मार्च डेटेड फ्यूचर है, मार्च डेटेड फ्यूचर अवेलेबल है और इनकी प्राइस हमें गिवन है 94.70 पे। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने करने हैं बाय, उसकी वर्किंग अगर देखें हमने क्या सीखा हुआ जी? अमाउंट टू बी हेज्ड 10 मिलियन डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज 0.5 मिलियन मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल मैच्योरिटी 6 मंथ डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी 3 मंथ। ठीक है जी, तो यहां से हम कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करते हैं। लीजिए जी 40 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, ये हमारा हेज सेटअप हो गया। ठीक है जी, हमने हेज सेटअप कर लिया इस तरीके से। हमने मार्च डेटेड कॉन्ट्रैक्ट 40 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए। अच्छा जी, इसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट को हेज क्लोज करना है। हेज क्लोज करने के लिए हम जाएंगे 1 मार्च को, 1 मार्च को हेज क्लोज होने हैं, तो हमने बाय किया हुआ है 94.70 पे, हमने सेल करना है किस प्राइस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। हम गेन लॉस देखेंगे, सारी कहानी बनानी पड़ेगी यहाँ पे, तो सेल के लिए हमें वर्किंग 1 चाहिए। अच्छा जी, वर्किंग 1 में अब हम कहानी कैसे बनाते हैं, याद है ना? भूल तो नहीं गए? मैं तो भूल गया थोड़ा, मुझे जरा याद करने दीजिए। हमारी वर्किंग बनती है जनाब, पहला स्टेप होता है ओपनिंग बेसिस का। ओपनिंग बेसिस, हमारी ओपनिंग बेसिस यहाँ पे क्या जी? ओपनिंग हमारा जो स्पॉट चल रहा है 31 नंबर को 5 है, इसका मतलब 5 का मतलब बेसिस के लिए इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करें तो हमारा ओपनिंग बेसिस, मैंने इसको आपको स्मार्ट वे में कैलकुलेशन भी सिखाई हुई, लेकिन मैं फिर जरा इसको जरा लंबे चौड़े हिसाब से कर रहा हूं। ओपनिंग बेसिस हमारा आएगा 100 माइनस 5, ये स्पॉट हो गया, और माइनस 94.70 ये फ्यूचर हो गया, तो ओपनिंग बेसिस हम कह सकते हैं 0.3%, ये और ओपनिंग बेसिस है मेरा। इसकी टोटल लाइफ कितनी है ध्यान करना भाई, मैंने 31 दिसंबर को बैठ के मार्च फ्यूचर लिए, तो टोटल लाइफ इनकी 3 मंथ्स है। मैं क्लोज कर रहा हूं 1 मार्च को, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी? 1 मार्च को क्लोज कर रहा हूं तो रिमेनिंग लाइफ 1 मंथ है। ठीक है, ये हम लाइफ जो है मंथ्स में ले रहे हैं। ये हम मंथ्स में ले रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने परसेंटेज में लिया है। और अब हम यहां से लेते हैं आउटस्टैंडिंग बेसिस। आउटस्टैंडिंग बेसिस मतलब ऑन 1 मार्च, और वो सिंपली होगा जी टोटल बेसिस, ओपनिंग बेसिस टोटल लाइफ से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया रिमेनिंग लाइफ से, ये आउटस्टैंडिंग बेसिस आ गए। इसके बाद मैं लाऊंगा स्पॉट ऑन 1 मार्च, तो 1 मार्च को मुझे बताया गया स्पॉट आ गया है 4% पे, तो वो 100 माइनस 4 आ गया, वो आ गया मतलब 96 पे, और इसमें मैंने आउटस्टैंडिंग बेसिस एडजस्ट करा। अब ध्यान कीजिएगा, स्पॉट 95 था ओपनिंग पे, तो फ्यूचर 94.7 था, फ्यूचर कम होता है स्पॉट से, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग बेसिस यहां से
माइनस होने हैं, और यहां से मेरी एस्टिमेटेड क्लोजिंग IRF प्राइस आ गई। इट इज 95.90। ठीक होगा जी, डन हो गया ये। $94 पे आपने खरीदा और यहां से मिला आपको गेन। बाय सस्ता किया, बेचा महंगा, आपको मिला गेन। कितना गेन है जी? 1.2% का। अच्छा जी, अब इस गेन को कन्वर्ट करेंगे टोटल वैल्यू में। टोटल वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका होता है टोटल गेन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 40 इंटू गेन इंटू कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3/12। I think this is the calculation of the gain figure. अच्छा जी, ये गेन आ गया और हम इसके बाद फ्यूचर पोजीशन क्लोज होगी। इसके बाद हम जाते हैं एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम। तो एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम तो यहाँ पे भी वही हो गया जो स्पॉट पे हमने पीछे ली थी, मुझे दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी, यही एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम रहने वाली है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगा गेन ऑन इंटरेस्टेड फ्यूचर, और यहां पे मेरा इफेक्टिव कहानी जो है वैसे ही कॉपी पेस्ट लीजिए जी। 4.7 पे इफेक्टिव इंटरेस्टेड इनकम आ गई मेरी। अच्छा जी, अब अगले हेज पे चलें। ये हमारे 2 हेज हो गए, FRA हो गया, IRF हो गया। तीसरा हेज कौन सा है? ट्रेडेड ऑप्शन। ट्रेडेड ऑप्शन के हेज पे चलते हैं जी। मैं वर्किंग वन ऊपर छोड़ दूं? नहीं, पहले कैसे कर देते हैं हम, वर्किंग को नीचे लेते जाओ। वर्किंग का पेज अलग होता है ना, अलग है, रहने दो उसको। हम यहां पे भी छोड़ देते हो कि हर्ज कोई नहीं था। तो अब मैं जाता हूं ट्रेडेड ऑप्शंस पे। अच्छा जी, ट्रेड ऑप्शन में कहानी कैसे चलती है? ट्रेड ऑप्शन में कहानी चलती है सेल फीचर की जगह बाय पुट। ठीक है जी, बाय पुट ऑप्शन। ठीक है जी, वही डाटा जो हमें गिवन है यहां पे भी मार्च डेटेड और प्राइस हमें एक ही गिवन है। हमें बेस्ट स्ट्राइक प्राइस चूज करना भी आता है, याद होगा आपको, लेकिन यहां पे ऐसा है नहीं, हमें एक ही प्राइस गिवन है 95 की। ठीक है जी, और कॉन्ट्रैक्ट्स सेम एज फ्यूचर, हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे भाई। तो वो थे 40। है सेटअप हो गया, ध्यान करना भाई। फिर आप 1 मार्च पे आते हो। इधर थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ होने वाला है आई कैप के सोल्यूशन से भाई। यहां पे मेरा आई कैप के सोल्यूशन से थोड़ा सा इख्तलाफ होने वाला है, तो ख्याल कीजिएगा। 1 मार्च को आपने डिसीजन लेना है ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी। ऑप्शन है आपके पास पुट ऑप्शन ऑन IRF। याद रखिएगा, पुट ऑप्शन ऑन IRF है, मतलब IRF बेचने की ऑप्शन है। किस प्राइस पे? 95 पे। अब जरा ध्यान करना, अगर आप 95 पे सेल करोगे IRF तो बाय किस प्राइस पे करना पड़ेगा? क्योंकि क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस फर्स्ट की तो चल रही 95.90। इसका मतलब व्हाट इज योर डिसीजन? व्हाट शुड बी योर डिसीजन? आपका डिसीजन होना चाहिए डोंट एक्सरसाइज द ऑप्शन। दोबारा सुनो, यहां पे मेरे पास पुट ऑप्शन है IRF पे, पुट ऑप्शन ऑन IRF है, मतलब ऑप्शन टू सेल IRF है। किस प्राइस पे? 95 पे। अगर मैं 95 पे सेल करूंगा IRF तो मुझे बाय किस पे करना पड़ेगा? तो भाई 1 मार्च को बाय तो चल रही है ये। अरे मैं क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, पुट ऑप्शन तो है ही नहीं, ये तो हमारा डिपॉजिट का केस है। माय मिस्टेक, माय बैड, कॉल ऑप्शन, माय बैड, कॉल ऑप्शन। ठीक है जी,
कॉल ऑप्शन मतलब ऑप्शन टू बाय है। ऑप्शन कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब IRF बाय करो 95 पे, बाय 95 पे करोगे तो बेचोगे इस पे 95.9 पे, तो ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करनी है। तो हमने कहा जी 1 मार्च को हम देखेंगे एक्सरसाइज प्राइस 95.00 वर्सेस इंटरेस्ट रेट फ्यूचर प्राइस जो कि हमने निकाली हुई है 95.90 वर्किंग 1 में। ठीक है जी, इनको जब कंपेयर किया तो हमारा फैसला है एक्सरसाइज ऑप्शन। अब एक्सरसाइज ऑप्शन की तो आगे फ्यूचर की वर्किंग शुरू होगी, एक्सरसाइज ऑप्शन की तो फ्यूचर की वर्किंग शुरू होगी। यही वाली कहानी जो है ये हम रिपीट करेंगे, ध्यान से यही वाली कहानी हम रिपीट करेंगे। एक चीज में अभी मैंने वर्कआउट नहीं किया, प्रीमियम में मैंने डालना है, प्रीमियम यहां पे हम डाल दे जरा, इसलिए वो गड़बड़ होगी ना, मैंने प्रीमियम मिल कैलकुलेट किया यहाँ पे। प्रीमियम करने जाते तो पता लग जाता। प्रीमियम मेरा बनेगा कॉल ऑप्शन का, कितना भाई? कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है मेरा 0.8%। तो मैंने 5 लाख के 40 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं और उनका प्रीमियम है 0.8% एडजस्टेड फॉर पीरियड। अच्छा जी, ये हमने हैज सेटअप कर लिया। इसके बाद हम 1 मार्च को आए, हमने हैज सेटअप किया था ये 31 दिसंबर को। फिर हम 1 मार्च को आए। 1 मार्च को हमने फैसला किया ऑप्शन एक्सरसाइज करने का। ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब हमने बाय किया 95 पे, क्योंकि मेरे पास 95 की कॉल ऑप्शन है ना, सेल किया ये, और ये मेरा जो गेन बन रहा है वो है 0.9%। लीजिए ये गेन आ गया। अब एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम हमारी जो रहेगी, एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम जो हमारी रहेगी वो रहेगी वही वाली जो पहले थी, कोई चेंज नहीं उसमें। अब इसमें होना क्या है, गेन और फ्यूचर अब 45 आ गया, लेकिन एक आइटम और भी है यहाँ पे भाई, और वो क्या है, लेस होना है आपका ऑप्शन प्रीमियम, और वो पड़ा है कहां पे, ये पड़ा जी ऑप्शन प्रीमियम। इसको लेस कर दीजिए यहां से, तो लीजिए जी आपका ये बन गया आपकी इंटरेस्ट इनकम, और ये आ गया आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अच्छा, इसमें अब मेरा आईकैप के सोल्यूशन से ना 2 जगह फर्क आ गया, 2 जगह फर्क आया। एक फर्क आया डिसीजन लेते हुए, आईकैप ने यहां पे 5% एक्सरसाइज प्राइस को 4% स्पॉट रेट से कंपेयर किया। आईकैप ने इसको ट्रीट किया जैसे ये ऑप्शन टू बोरो है, ऑप्शन टू बोरो 5% या एक्चुअल बोरिंग 4%। बट इन रियलिटी हमें पता है ट्रेडेड ऑप्शन ऑन IRF होती है। यहां पे उसने ऑप्शन ऑन IRF की टर्म क्वेश्चन में यूज नहीं की, लेकिन आंसर में उसने खुद कई दफा लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम एज फ्यूचर। ठीक है, उसने खुद ये बताया हुआ है कि ऑप्शन जो है वो फ्यूचर पे है। इस जुमले से कम पता लग गया। लेकिन अब यहां पे आईकैप के सोल्यूशन में एरर क्या आई कि उसने 95 को मतलब 5% को 4% से कंपेयर कर लिया स्पॉट SOFR से, विच इज रॉन्ग। हम ट्रेडेड ऑप्शन में आपको पता है, हम पढ़ के आए हैं कि स्ट्राइक प्राइस को हम फ्यूचर की प्राइस से कंपेयर करते हैं, तो जनाब हमने उसके हिसाब से फैसला किया। दूसरी बात, ये 175 टैली है, ये 40 टैली है, ये गेन, ये जो गेन भी उसने निकाला ना हमने, तो फिर उसी के मुताबिक ये इन दो से गेन निकाला। आईकैप ने इसको भी 4% के हिसाब से इसको 96 ले लिया, 100 - 4 96 ले लिया, तो क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस 96 पर रख के गेन 1% का निकाल दिया, विच इज रॉन्ग। तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इंशाअल्लाह हमारी वर्किंग ठीक है, आपके आईकैप के सोल्यूशन में यहां पे गलती है। तो लीजिए जी, ये हमारा ऑप्शन हेज की कहानी भी खत्म हुई।
अब हम देखते हैं ऑप्शन हेज के बाद हमारी कहानी रह गई है जी कौन सी वाली भला। सवाल आई बिलीव आपके पास होगा भाई, मेरे पास तो खुली हुई स्क्रीन पर सवाल एक, आपके पास भी खुला होना चाहिए सवाल। अब हमारे पास बात गया जी कॉलर यूजिंग ट्रेडेड ऑप्शन। अच्छा जी, अब आ जाइए कॉलर यूजिंग ट्रेडेड ऑप्शन पे। कॉलर यूजिंग ट्रेडेड ऑप्शन, वर्किंग वन को और नीचे पुश करें। अच्छा जी, कॉलर हेज बनाने का तरीका बनता कैसे है कॉलर हेज? कॉलर हेज में हम बाय करेंगे सबसे पहले कॉल, जैसे ट्रेड ऑप्शन वाला है, और टू कंप्लीट हम करेंगे सेल पुट। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, बाय कॉल सेल पुट। अच्छा जी, अब प्राइस की बात करें तो यहां पे हमें जो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है, तो कॉल का मतलब फ्लोर, पुट का मतलब कैप, कैप ऊपर फ्लोर नीचे, टेंशन ही नहीं है। ठीक है जी, एक ही स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है 95.00 और 95.00। और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मैं चलिए लिखता जाता हूं प्राइस, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स तो वही जो हमने पीछे निकाले हुए हैं, कितने थे 40 थे, जो फ्यूचर में निकाले, जो ऑप्शन निकाले वही है। और इसके बाद हाँ यहां पे हम ले लेते हैं प्रीमियम। प्रीमियम बाय कॉल, कॉल का प्रीमियम है 0.8%, वो तो हमने निकाला हुआ है, कहीं ऊपर आ रहा था, ये आ रहा है कॉल का प्रीमियम। ठीक है जी, और ये हमारी हो रही है पेमेंट, कॉल की बाय की है ना, प्रीमियम की पे किया, और पुट का प्रीमियम है 0.2%। तो इसी कैलकुलेशन को हम 0.2% के हिसाब से रिवाइज कर देते हैं, यहां 0.8 की जगह 0.2% कर दें तो ये हमारा प्रीमियम रिसीव हो गया। तो यहां से हमें मिल जाती है नेट प्रीमियम कॉस्ट। कॉलर में हमारी प्रीमियम कॉस्ट नेट हो जाती है, पे किया, रिसीव किया, नेट आ गया। ये हमारा हेज सेटअप हो गया। ठीक है जी, हमारा हेज सेटअप हो गया कॉलर में जाके। अच्छा, अब हम हेज सेटअप कर लिया हमने, किस तरीके को सेटअप किया जी हेज? 31 दिसंबर को हेज सेटअप किया। अब आप वेट करेंगे किस तारीख का? 1 मार्च का। 1 मार्च को जहां पे आपने फैसला करना है कि कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज होने वाली है, तो ध्यान करना जरा। मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है, कॉल ऑप्शन बाय की है मतलब मैंने 5% पे डिपॉजिट का राइट लिया है। मार्केट में रेट क्या चल रहा है? मार्केट में रेट चल रहा है जी 4% का। मार्केट में रेट चल रहा है 4, बेस रेट की बात कर रहे हैं ना, मार्केट में रेट चल रहा है 4% का। तो मैं ऑप्शन के थ्रू 5% डिपॉजिट रखवा सकता हूं, मार्केट में 4% डिपॉजिट है, क्या मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा? आंसर इज यस, कॉल विल बी एक्सरसाइज। जरा ध्यान कीजिएगा, पुट की भी कहानी सुन लीजिएगा। पुट की कहानी है, मैंने किसी को हक दिया है कि वो मुझसे 5% पे पैसे ले ले, वो मुझसे 5% पे पैसे ले ले। मार्केट में किस रेट पे मिल रहे हैं? 4% पे। क्या कोई मुझसे 5% पे पैसा लेना चाहेगा मार्केट से 4% का पैसा छोड़ के? मार्केट में स्पॉट रेट 4% चल रहा है ना सो फार। तो आंसर इज नो, व्हाइल पुट विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड। अच्छा, अब यहां से कहानी समझ लो। कॉल एक्सरसाइज का मतलब क्या है? क्या आपकी ऑप्शन हेज शुरू हो गया, आपका ऑप्शन हेज जो ये शुरू हुआ था ये वाला शुरू हो जाएगा, ये कहानी शुरू हो जाएगी। मैं इस कहानी को कॉपी पेस्ट कर लूं जरा, फिर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। कॉल एक्सरसाइज करने का मतलब 95 पे बाय हो जाएगा, सेल ऑप्शन है 95.9 पे हो जाएगा, ये गेन आ जाएगा, ये 45,000 आ जाएगा। एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम वही रहेगी जो पहले थी, उस पर तो कोई चेंज नहीं आना, वो तो स्पॉट पे रहनी है। गेन भी यही रहेगा। हाँ, प्रीमियम जो है वो बदल गया, प्रीमियम अब हमारा हो गया है ये।
ठीक है जी, तो यहां से 190 और ये 3.8, तो कहानी होगी खत्म। अरे ये मैं क्या भूल गया, यहाँ पे वर्किंग वन था, तो मेरा ख्याल ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, सिर्फ इतना सा ही नुकसान हुआ हमारा। अच्छा, इसमें भी ना आईकैप के सोल्यूशन से हमारे जो एतराजात हैं वो इसी के ऊपर है, गेन और लॉस के ऊपर। जो पहले थे यहाँ पे गेन लॉस आईकैप ने उसी तरह ही 1% पे निकाला हुआ है। जो मैंने बताया, जो ऑप्शन में गलती थी वही गलती यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो बहरहाल हमारा आंसर 3.8 इनकम यहाँ पे है, 3.6 इनकम यहाँ पे है, 4.7 इनकम यहाँ पे है और 4.3 इनकम यहाँ पे है। तो बेस्ट इज आईआरएफ, बेस्ट इज आईआरएफ। हमसे यहाँ पे रिकमेंडेशन भी मांगी गई है क्या? recommend with benefit of hindsight the hedging method that provides the highest effective interest rate। तो जनाब हमारी रिकमेंडेशन यहां पे फिर फाइनली जो निकलती है, रिकमेंडेशन है जी, IRF offers the highest interest income rate which is 4.7%। ठीक है जी, लीजिए जी, उसने कहा जी बताइए हाईएस्ट रेट क्या ऑफर हो रहा है? 4.7%। तो वी आर डन विद पार्ट ए। देख ला जी आपने, मैंने यहां पे बड़ा क्लियर कर दिया, कॉलर में आइदर कॉल और पुट विल बी एक्सरसाइज। अगर कॉल एक्सरसाइज हुई तो कॉल का मतलब आपने फ्यूचर बाय किया, आपने फ्यूचर सेल किया, गेन लॉस निकाला, कहानी खत्म होगी। अगर कॉल एक्सरसाइज ना होती, दूसरी ऑप्शन क्या थी? पुट एक्सरसाइज हो जाती। पुट एक्सरसाइज का मतलब क्या था? आपने फ्यूचर सेल किया, आपने फ्यूचर बाय किया, गेन लॉस आया, कहानी खत्म होगी। बस इतना सा फर्क, ठीक है ना? या कॉल एक्सरसाइज होगी या पुट एक्सरसाइज होगी। सॉरी, दोबारा सुन लो। कॉल एक्सरसाइज का मतलब आपने कॉल बाय की हुई है, आपने कॉल बाय की हुई है, कॉल एक्सरसाइज होगी। तो आपने फ्यूचर बाय किया, आपने फ्यूचर सेल किया, गेन आ गया। अगर पुट एक्सरसाइज हुई तो पुट आपने बाय नहीं की हुई, पुट आपने सेल की हुई है। ध्यान करना, पुट आपने सेल की हुई है, वहां पे भी बाय सेल ही होगा। आपने पुट सेल की हुई है, किसी के पास राइट है कि आपको बेच दे आके। आप पुट के होल्डर नहीं हैं, आप पुट के राइटर हैं। समवन एल्स इज होल्डर ऑफ द पुट। तो समवन एल्स अगर पुट एक्सरसाइज करेगा तो उसका पुट एक्सरसाइज करने का मतलब क्या? ही विल सेल यू द IRF। तो आप तो IRF बाय कर रहे होगे ना, तो कहानी आपकी वही रहेगी। आप IRF बाय करोगे, आप IRF सेल करोगे, गेन लॉस निकलेगा और आगे चल पड़ोगे। लेकिन ख्याल करना होगा कि जब ये पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगी आपको हमेशा लॉस ही आएगा, ये ख्याल। अच्छा, ये भी याद रख लेना, जो ऑप्शन आपने बाय की है वो ऑप्शन जब भी एक्सरसाइज करोगे आपको गेन निकलेगा। गेन है तो एक्सरसाइज कर रहे हो ना भाई। और पुट ऑप्शन जो आपने सेल की है वो ऑप्शन जब भी एक्सरसाइज होगी अगला अपने फायदे को एक्सरसाइज करेगा। मतलब उसका गेन है तो वो एक्सरसाइज होगा, उसका गेन है तो आपका नुकसान है। तो ध्यान में रखिएगा, जो ऑप्शन बाय की है वो तभी एक्सरसाइज होती है जब हमारा गेन है, और जो ऑप्शन सेल किए हैं वो तब एक्सरसाइज होगी जब हमारा यहां पे लॉस आना होगा। तो लॉस आएगा तो आपको पता है लॉस तो यहां पे कैसे एडजस्ट होता है? इंटरेस्ट इनकम में से माइनस हो जाएगा। ये गेन था, इंटरेस्ट इनकम में ऐड कर रहे थे, लॉस आ जाता जहां पे इंटरेस्ट इनकम से माइनस कर देते हैं हम। तो ये जी कहानी हमारी कॉलर की इस सवाल की थी। पर ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, इसका एक पार्ट और भी है। कैलकुलेट द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एज एट 1 सितंबर बेस्ड ऑन द फाइनेंस डायरेक्टर्स प्रपोजल। कहते हैं अब ये जो फाइनेंस डायरेक्टर, अज्यूम दैट द रेलेवेंट इंटरेस्ट रेट इन डॉलर इज द हाईएस्ट रेट कैलकुलेटेड फॉर द hedging the risk on the deposit। हमने डिपॉजिट पे जो हमने रेट ले लिया है, हमने जो डिपॉजिट पे रेट ऊपर डिटरमिन कर लिया है पार्ट ए में 4.7, उसको लेके उसने कहा चलो और बताओ इफेक्टिव रेट क्या होगा। तो बेसिकली ये तो छोटा सा सवाल है आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी का। इंटरेस्ट रेट पैरिटी से वो कह रहे जी 1 दिसंबर को स्पॉट रेट बता दो। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी से स्पॉट रेट निकालने के लिए आपको 1 मार्च के 2 रेट चाहिए होते हैं। एक आप करते क्या हो यहां पे, एक रेट आपको चाहिए ये वाला पाकिस्तानी करेंसी का रेट, एक रेट चाहिए आपको डॉलर का रेट। हमारा जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला होता है
हमारा रेट है स्पॉट 282 रुपीज पर डॉलर। तो स्पॉट इंटू 1+i ऑफ रूपी ओवर 1+i ऑफ डॉलर। ठीक है जी। तो यह है कहानी। और उसने कहा जो डॉलर का रेट लेना है वो लेना जो पार्ट ए में आपने बेस्ट रेट निकाला है। तो आइए जनाब हम फॉर्मूला यहां पे जरा पैरिटी का लेके आते हैं पहले पार्ट बी के लिए। पार्ट बी में फॉरवर्ड रेट यहां पे निकालने को कहा जा रहा है। फॉरवर्ड रेट किस तारीख का? 1 सितंबर का। ध्यान करना जरा। और वो रहेगा क्या? स्पॉट इंटू 1+ इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का डिवाइडेड विद 1+ इंटरेस्ट रेट यूएस का। ये कहानी है जी। अब इसके मुताबिक हम वैल्यूज फीड करते हैं। जरा ध्यान करना जरा। यहां पे मैं इस फॉर्मूले को लेके आता हूं एज इट इज। यहां पे जरा पता नहीं क्यों ले आया। वैल्यू फीड करते हैं जी इसमें। स्पॉट रेट मेरा क्या है देखते जाओ जरा। 282। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट क्या है? बेस रेट हमें पाकिस्तान की जो गिवन है, पाकिस्तान का बेस रेट जो गिवन है दैट इज 11%। पाकिस्तान का बेस रेट इज 11% कायबोर। तो कायबोर जो 11% है तो हमने तो 11% नहीं लेना ना, हमने तो 11/2 लेना है। ठीक है। अब जरा ध्यान करना यार। यहां पे फिर मैं आपसे डिस्कस करते करते मुझे ख्याल आ रहा है कि ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। हमने पाकिस्तान का क्या रेट लिया? कायबोर बेस रेट। तो मुझे यूएस का भी तो बेस रेट ही लेना चाहिए ना। और यूएस का बेस रेट कौन सा लेना है? जो मुझे लॉक हो रहा है, जो मुझे लॉक हो रहा है। ध्यान करना जरा, देखना जरा इधर। मेरा रेट तो 4.7 यहां पे लॉक हो रहा है, लेकिन ये मेरा बेस रेट नहीं है। ये मेरा बेस रेट नहीं है। इसमें तो मैंने ये 0.5 माइनस किया हुआ है। ख्याल करना, मैंने 0.5 माइनस किया हुआ है। तो बेस रेट के हिसाब से चलना है तो मुझे जो मिल रहा है 4% यहां मिल रहा है और 0.8 यहां मिल रहा है। तो मेरा जो बेस रेट बनता है मेरी समझ के मुताबिक वो यहां पे 4.8 है। मेरी समझ के मुताबिक, नहीं सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, 4% वहां से उठाऊंगा मैं, तो इधर से उठा रहा है ना। ये जो रेट है ये तो मेरा SOFR -0.5 है। एम आई राइट? इस कैलकुलेशन में 0.5 माइनस हुआ है ना। ये बेस रेट मेरा SOFR -0.5 है। तो जब मैंने पाकिस्तानी रेट बेस लिया है कायबोर, तो मुझे ये भी बेस रेट लेना है। 4.7 मैंने लॉक इन करवाया। 4.7 मैंने लॉक इन करवाया। ध्यान करना जरा यहां पे। अरे अच्छा, पीछे भी छोड़ गया मैं। 282 प्लस 0.11/2, इसको देखना जरा, प्लस 0.047 प्लस 0.05, सॉरी 0.5, इसको बेटा हम क्या करते हैं, इसको मैं यहां पर कर देता हूं 11%/2, इसको मैं यहां पे करता हूं 4.7% प्लस 0.5%। बेस रेट पे जाना है ना। और फिर इसको मैं यहां पे बाय 2 कर देता हूं। मुझे लगता है कि शायद कुछ चीज रह गई। फैक्टर्स जरा ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो पहला मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो ये कहां से बीच में आ गई ब्रैकेट? ये ब्रैकेट कहां से आ रही है? ये कहानी ठीक होगी। इसके बाद
289.97 ये रुपीज पर यूएस डॉलर। इसमें भी मैंने आई कैप के सोल्यूशन से अक्सर इख्तलाफ कर जाता हूं। इसमें मैंने इख्तलाफ जो किया है मैं फिर बता रहा हूं, वो इख्तलाफ ये है, आई कैप ने जो उसका सोल्यूशन निकाला हुआ, चले मैं यहाँ पे दे देता हूं। आई कैप ने ये जो 0.5 है इसको नहीं लिया हुआ, तो 290.6 एग्जैक्टली ये आई कैप का सोल्यूशन है, ठीक है, और ये मेरा सोल्यूशन है। मैंने कॉन्सेप्ट जो रखा कि जिस तरह बेस रेट का कॉन्सेप्ट लिया कि आप फॉरवर्ड रेट बेस रेट को लें। कौन सा बेस रेट बनाया हमने, जो हमने पार्ट 1 में 4.7 का बेस्ट रेट सिलेक्ट किया उससे बेस रेट एस्टैब्लिश किया और उस बेस रेट की बेसिस पे हमने ये काम किया, ठीक है। तो बेस रेट को लेके जो बन रहा है ये, या अल्टरनेटिवली इसमें एक और काम भी हो सकता था, ध्यान करना जरा, इसकी जो एक और तरीका भी सुन लो जरा, मनी मार्केट में एक और इसको देखने का तरीका भी हो सकता था। ये तो बिल्कुल नहीं था जो आई कैप ने किया हुआ है। हम मनी मार्केट में करते हैं कि मनी मार्केट हेज बनता कैसे है, बेसिकली इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला है ना, ये मनी मार्केट हेज के ऊपर बेस करता है। आपने डॉलर पेमेंट के लिए मनी मार्केट हेज बना रहे हो, अल्टीमेटली हमने डॉलर पे करना है, तो डॉलर पे करने का मनी मार्केट हेज बनता कैसे है, रुपी बोरो करो डॉलर डिपॉजिट करो, यही है ना, रुपी बोरो करो डॉलर डिपॉजिट करो। तो अगर आई कैप ने जैसे यहां पे डॉलर का डिपॉजिट रेट लिया ना, ये डॉलर का मेरा डिपॉजिट रेट है, तो उसको रुपी का भी बोरिंग रेट लेना था। रुपी का बोरिंग रेट मेरा क्या था, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वो था मेरा, रुपी का बोरिंग रेट किधर है, रुपी का बोरिंग रेट हमें गिवन ही नहीं है, काइबोर ही अवेलेबल है। अच्छा हम ये है बस, फिर आप ये कह सकते हैं कि हम अज्यूम करें कि कंपनी कैन बारो एट काइबोर। अगर आपने आई कैप का सोल्यूशन लेना है तो दिस इज ऑन द अजम्पशन दैट कंपनी बोरोज एट काइबोर, तो फिर ये आई कैप का सोल्यूशन जस्टिफाई हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है फिर हम ऐसे ही करते हैं, हम इसी सोल्यूशन को हम कैरी कर लेते हैं, ठीक है जी, हम इसी सोल्यूशन को कैरी कर लेते हैं और इसमें हमने अजम्पशन डाल दी कि हमने अज्यूम किया है कि कंपनी काइबर बारे करेगी। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट जो आपको सिखा दिया क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे कहा जाता कंपनी कैन बोरो एट काइबर +1 या काइबर +2, जैसे उसने यूएस डॉलर की बोरिंग का रेट गिवन है मुझे SOFR +1.5%, इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान का अगर बोरिंग का रेट गिवन होता, तो ये मैंने आपको जो अजम्पशन डाली है, ये समझिए मैंने सिर्फ वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डाली है। मनी मार्केट की मजीद थोड़ी सी लेवरेशन हो गई यहाँ पे कि मनी मार्केट डॉलर लायबिलिटी के लिए डॉलर आज बाय करके डिपॉजिट कर रहे हो, तो डॉलर आज बाय करने के लिए मनी मार्केट हेज कहता है तो बोरो रुपीस बाय डॉलर एंड डॉलर डिपॉजिट। तो बोरो रुपीस किया तो सूलन बोरिंग रुपीस का रेट रेलेवेंट है, डॉलर डिपॉजिट कर रहे हैं तो डॉलर डिपॉजिट का रेट रेलेवेंट है। तो ये जनाब डॉलर डिपॉजिट का रेट आ गया इसमें 4.7 और रुपी बोरिंग का रेट हमने ज्यूम कर लिया कि कंपनी कैन बोरो एट रुपी एट काइबोर। मैं फिर बता रहा हूं, अगर लिखा होता काइबर +2 काइबर +1, हम काइबर +2 या काइबर +1 का रेट लेते, बेशक ये मनी मार्केट का फॉर्मूला है। तो जनाब ये इतनी सी कैलकुलेशन के हमारे 3 नंबर थे। तो लीजिए जी, इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा हुआ खत्म। आई होप कि ये क्वेश्चन जो था वो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें 19% नंबर क्यों आए मुझे उसकी समझ नहीं आती। मैं कम से कम 10 नंबर तो मुझे लगता है कि मैं कहता हूं चलो इसमें भी कोई फंस गया, अगर कोई लेट्स अज्यूम इसमें भी कोई फंस गया, ये 3 नंबर भी लूज करती है। 15 में से 10 तो हमारे पहले ही आ रहे थे, तो 18 में से 10 नंबर तो हमारे बन रहे थे, किसी भी सूरत हम फेल होने वाली थी नहीं बात ये। तो 19% रिजल्ट मैं फिर जो कहता हूं कि बच्चा नई चीज आने पे कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन में जो चीज आते हैं वो भी नहीं कर पाता, ये प्रॉब्लम है जिसको आपको ओवरकम करना है, ठीक है। तो इसके साथ ही जनाब हमारी ये कहानी आज की होती है खत्म इस लेक्चर की। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अगर जरूरत हुई तो मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।